बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाहिद रज़ा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो शुरू में इसका पता नहीं चलता कि उनको किसी किस्म की लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो होता क्या है एक्चुअली कि जैसे बच्चा क्लास में जाता है, पढ़ना स्टार्ट करता है, तो उसके बाद अक्सर अगर टीचर इसको अंडरस्टैंड नहीं करते होते या पेरेंट्स घर पे इसको अंडरस्टैंड नहीं करते लर्निंग डिसेबिलिटी का कंसेप्ट, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसको सही तरह से पिक नहीं कर पाते। बच्चे के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती कि बच्चे को कोई मसला है, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है, पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे पा रहा, या कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, या लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, या उसका मूड स्विंग का प्रॉब्लम है, डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है, और उसकी हैंडराइटिंग ठीक नहीं है। तो इसको समझना चाहिए, बजाय इसके हम बच्चे के ऊपर गुस्सा करते रहें और उसको प्रेशराइज़ करते रहें। तो इसलिए ज़रूरी है कि दोनों के लिए, पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसका बेसिक जो कंसेप्ट है उसको समझें। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है और इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। व्हाट इज़ लर्निंग डिसेबिलिटी? एक्चुअली हम किसे कहेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी? क्या होती है लर्निंग डिसेबिलिटी? तो इसका बुनियादी कंसेप्ट आप समझ लें कि लर्निंग डिसेबिलिटी हम कहेंगे ये है एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है और जो अफेक्ट करती है ब्रेन एबिलिटी को, यानी जो जहनी सलाहियत है उसको मुतासिर करती है। किस हवाले से करती है कि एक बच्चा जो है वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रॉपर सेंड नहीं कर सकता, रिसीव नहीं कर सकता और प्रोसेस नहीं कर सकता इन्फॉर्मेशन। जो भी मालूमात इन्फॉर्मेशन बच्चे तक आ रही है उसकी सेंडिंग के हवाले से, रिसीविंग के हवाले से और प्रोसेसिंग के हवाले से प्रॉब्लम का शिकार होता है। तो ये वो प्रॉब्लम है जो उसको पेश आ सकती हैं। और ये किस वजह से होती है कि इसमें ज़ाहिर इनेबिलिटी ऑफ ब्रेन सिस्टम है कि वो उसको सही तौर पर प्रोसेस नहीं कर पाता इन्फॉर्मेशन को। तो इसलिए इसे कहा जाता है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन और ये कहलाती है लर्निंग डिसेबिलिटी। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस बच्चे को ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती है या हो सकती है, अब उसमें प्रॉब्लम क्या होगा? उसमें डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, मुश्किलात आ सकती हैं। किन एरियाज़ में? रीडिंग के हवाले से, यानी बच्चा जो है वो पढ़ नहीं पाएगा प्रॉपरली चीज़ों को, राइटिंग के हवाले से प्रॉपर लिख नहीं पाएगा, और स्पीकिंग के हवाले से बोल नहीं पाएगा, लिसनिंग सुन नहीं पाएगा प्रॉपरली, और इसके बाद अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल कंसेप्ट्स और मैथमेटिकल कंसेप्ट्स को प्रॉपर जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ उसका जो जर्नल कम्प्रीहेंशन है वो भी वीक होगा एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं इसमें हम बात करें तो इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स शामिल होते हैं। ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स, एक नहीं होता, बहुत सारे हैं। और इसमें मसलन हम कुछ की बात करते हैं, आगे इसकी डिटेल भी बताता हूँ आपको, जिसमें डिसलेक्सिया आ जाता है, जिसमें डिसप्रैक्सिया आ जाता है, जिसमें डिसकैलकुलिया है, डिसग्राफिया है। ये वो प्रॉब्लम है, या इसके अलावा और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। इनको जब इकट्ठा किया जाता है इसे कहा जाता है ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स, यानी इस तरह के प्रॉब्लम्स उनका मजमुआ। तो ये जो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं ये मिल के बनते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है या डिसग्राफिया है, और इस तरह के और बहुत सारे। इनके ऊपर अगर आप तवज्जो नहीं देते और इसको आइडेंटिफाई नहीं करते, अटेंशन नहीं देते, तो फिर ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। यानी बच्चे जो है इसका शिकार हो जाएंगे तो वो फिर आगे नहीं पढ़ पाएंगे। इसके साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी होंगे, और ज़ाहिर है जो टीचर उनको पढ़ा रहे हैं उनके लिए, एजुकेटर्स के लिए भी हो सकते हैं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इसको आप पहले से देख लें, और अगर इसको डायग्नोज प्रॉपर कर लिया जाए और डिटेक्ट कर लिया जाए तो फिर बहुत सारे फ़वाइद हो सकते हैं। यानी इनको तमाम जितने भी हैं इनको ट्रीट किया जा सकता है, सलूशन निकाली जा सकती है, हल किया जा सकता है, यानी ये ट्रीटेबल हो सकते हैं अगर प्रॉपर डिटेक्शन और डायग्नोज इसको कर लिया जाए टाइमली। अब इसके कुछ साइंस भी हैं, यानी कुछ अलामात भी तो होंगी जिनको देख के आप अंदाज़ा लगाएंगे कि अच्छा ये जो चीज़ बच्चा कर रहा है, जो आप फील कर रहे हैं क्लास में बैठा है, तो ये एक साइन हो सकता है कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएं कि ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी का साइन हो सकता है, दैट मे बी अ साइन। तो वो कौन से हो सकते हैं?
तो ये टीचर के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। मसलन पहला जो है, अगर बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है रीडिंग या राइटिंग में, दूसरे बच्चे रीडिंग ठीक कर रहे हैं, राइटिंग ठीक कर रहे हैं, और कोई ऐसा बच्चा है कि जो इसका शिकार है और प्रॉब्लम फेस करता है, तो हो सकता है कोई लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार हो। उसके बाद है प्रॉब्लम विद मैथ्स। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जो मैथ के प्रॉब्लम्स को और जो क्वेश्चंस हैं या कैलकुलेशंस हैं उसको प्रॉपर ना कर पाएँ, तो ये भी एक साइन हो सकता है लर्निंग डिसेबिलिटी का। इसके बाद पुअर मेमोरी, यानी बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं क्लास में, बाकी बच्चे उसको याद कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनका मेमोरी सिस्टम जो है वो वीक है, पुअर है और स्ट्रांग नहीं है, और वो जल्दी भूल जाते हैं, फॉरगेटिंग शुरू हो जाती है और उसको याद नहीं रख पाते, तो ये भी एक साइन हो सकता है लर्निंग डिसेबिलिटी का। इसके बाद है प्रॉब्लम पेइंग अटेंशन, यानी दूसरे बच्चे क्लास में उसके साथ जो काम करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, क्लासमेट्स हैं, उसके दोस्त हैं, वो बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे आपको मिल सकते हैं क्लास में कि जो अटेंशन ना दे पाएँ प्रॉपरली, और वो तवज्जो से नहीं सुनते, टीचर की बात को तवज्जो नहीं देते, अटेंशन पूरी नहीं होती, तो हो सकता है ये भी एक साइन है कि लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। इसके बाद है ट्रबल फॉलोइंग डायरेक्शंस, यानी टीचर डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, हिदायत दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, लेकिन कुछ बच्चे हो सकते हैं कि जो उन डायरेक्शंस को फॉलो करने में प्रॉब्लमेटिक हों, उनको समझ ना आए वो डायरेक्शन, तो ये भी एक साइन हो सकता है लर्निंग डिसेबिलिटी का। इसी तरीके से ट्रबल टेलिंग टाइम भी नहीं बता पाते, अगर वक्त पूछा जाए तो वक्त बताने में प्रॉब्लमेटिक होते हैं, ये भी एक साइन हो सकता है लर्निंग डिसेबिलिटी का। इसी तरह से प्रॉब्लम स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड, यानी टोटल हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि किस तरीके से उठना बैठना है, क्लास में डिसिप्लिन का ख्याल रखना है, तो ये अगर एक बच्चा उसको नज़रअंदाज कर रहा है या उसको नहीं कर पा रहा, तो ये भी एक साइन हो सकता है। अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें तो ये भी एक साइन हो सकता है कि वो लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार हो। तो ये तो कुछ साइंस हैं कि जो कॉमन साइंस है, अगर एक टीचर देखता है कि इस तरह के बच्चे हैं और ये चीज़ें कर रहे हैं, डिफ़िकल्टी फील कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक चांस होता है कि वो नेक्स्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाए कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार तो नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की टाइप्स कौन कौन सी हैं। कुछ टाइप्स हम डिस्कस करते हैं इसमें। पहले हम देखने जा रहे हैं डिसलेक्सिया। ये डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया एक्चुअली लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स है, और इसमें क्या होता है कि रीडिंग, राइटिंग और कंप्रीहेंशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, जो कि इम्पेक्ट करता है इन चीज़ों को, रीडिंग, राइटिंग और कंप्रीहेंशन। इसके हवाले से बच्चा जो है प्रॉब्लमेटिक होता है। और लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी लैंग्वेज जो है उसको प्रॉपर जो है प्रोसेस नहीं कर पाता, ये एक मसला हो सकता है उसे, इसे कहते हैं डिसलेक्सिया। और इसमें डिफ़िकल्टी फील करता है वो डिकोडिंग वर्ड्स, यानी जो वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, उसको डिकोड नहीं कर सकता प्रॉपरली, या हम कह सकते हैं फोनेमिक अवेयरनेस नहीं होती उसे। और आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल साउंड्स विद वर्ड्स, यानी जो वर्ड्स हैं उसकी जो प्रॉपर साउंड्स होती हैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक होता है। और एक और अहम बात यहाँ पे ये है कि ये जो डिसलेक्सिया है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये कई साल लग जाते हैं इसको डायग्नोज करने में, पता ही नहीं चलता शुरू में कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है या नहीं है। और इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ट्रबल फील करता है, फिर वो उसकी रीडिंग मुतासिर हो सकती है, उसकी ग्रामर मुतासिर हो सकती है, उसकी रीडिंग कंप्रीहेंशन का मसला हो सकता है। और इसी से अगर प्रॉपर उसको डायग्नोज ना किया जाए टाइमली, तो इसके साथ साथ लैंग्वेज स्किल्स भी मुतासिर हो सकती हैं। तो ये बड़ा सीरियस है कि डिसलेक्सिया को जितना जल्द हो सके इसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए ताकि उसको ट्रीटेबल बनाया जा सके। तो ये एक टाइप है लर्निंग डिसेबिलिटी की, डिसलेक्सिया, जो हमने डिस्कस की है। दूसरी हम डिस्कस करेंगे जिसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। अब देखते हैं डिस्ग्राफिया क्या है। डिस्ग्राफिया में क्या होता है कि ट्रबल कन्वर्टिंग थॉट्स इनटू राइटिंग और ड्राइंग। ये बड़ी ज़रूरी बात है। इसमें बच्चा क्या होता है कि अगर बच्चे को ये कहा जाए कि उसकी जो थॉट्स हैं या उसके जो ख्यालात हैं, जो कुछ वो सोचता है, परसीव कर रहा है, उसके माइंड में चल रही हैं चीज़ें, अगर उससे ये कहें कि वो अपनी सोच को, अपने ख्यालात को, अपनी थॉट्स को वो लिख दे, या उसे कहा जाए कि उसको ड्रा कर दे किसी पेपर के ऊपर, कि जो कुछ उसके जहन में उसका ड्रा कर दे या उसको लिख दे, तो वो ट्रबल फील करता है, वो नहीं लिख पाता, उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता, अपनी सोच को
राइटिंग में या अपनी ड्राइंग में। तो ये जो प्रॉब्लम कहलाता है इसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। इसके साथ साथ उसकी जो हैंड राइटिंग है वो भी ठीक नहीं होती, पुअर हैंड राइटिंग होती है, ये भी डिस्ग्राफिया में आता है। और इसके साथ साथ वो सफ़र करता है स्ट्रगल टू ट्रांसलेट देयर थॉट्स इन राइटिंग। यानी अभी हम बात कर रहे थे कि अगर कहा जाए कि लिखें अपनी सोच को, ख्यालात को, तो वो फिर स्ट्रगल करता है, सफ़र कर रहा होता है, उसको नहीं लिख पा रहा होता, और उसमें फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो जाएंगी, उसमें ग्रामर भी ठीक नहीं होगी, वोकैबुलरी भी ठीक नहीं होगी, क्रिटिकल थिंकिंग तो होगी ही नहीं, और मेमोरी भी उसकी मुतासिर हो सकती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इसके अंडर आती हैं। जिन बच्चों को, इंडिविजुअल्स को डिस्ग्राफिया होता है वो डिफ़िकल्टी फील करते हैं लेटर स्पेसिंग के हवाले से। इसी तरीके से पुअर मोटर प्लानिंग उनकी हो सकती है, और ट्रबल थिंकिंग, सोचने में भी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, और राइटिंग के हवाले से भी साइमल्टेनियसली, यानी एक ही वक्त में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं कर पा रहा होता। तो इसे कहा जाता है डिस्ग्राफिया। और बेसिकली आप जहन में ये रखेंगे कि ये एक ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चा ट्रबल फील करता है, मुश्किल महसूस करता है, अपने थाट्स को कन्वर्ट करना राइटिंग में या ड्राइंग में नहीं कर पाता। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसे कहते हैं डिसकैल्कुलिया। ये क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और ये आप याद रखेंगे कि ये मैथ से रिलेटेड है, और कैलकुलेशन जो होती हैं कैलकुलेशन से रिलेटेड है। यानी बच्चा जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं कर सकता, मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व नहीं कर सकता, प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं कर पाता, इसमें डिफ़िकल्टी फील करता है, तो इसे कहते हैं डिसकैल्कुलिया। ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है रिलेट करती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, और इसमें जो बच्चे होते हैं वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, मैथ के कंसेप्ट उसको याद नहीं होते, नंबर्स याद नहीं होते, रीजनिंग पावर नहीं होती उनकी, और एक और नाम इसको दिया जाता है मैथ डिसलेक्सिया। एक तो नाम है ना इसका डिसकैल्कुलिया, और दूसरा जो है इसको बोला जाता है मैथ डिसलेक्सिया। और जितने भी ये बच्चे होते हैं डिफ़िकल्टी फील करते हैं कि अगर इनसे कहा जाए कि क्लॉक को देख के टाइम बताएं, यानी घड़ी देख के वक्त बताएं, तो प्रॉपर नहीं बता पाएंगे। अगर इनसे कहा जाए कि कोई रकम दे दी जाए, मनी दे दी जाए, कहा जाए कि इसको काउंट करके दिखाएं, तो काउंटिंग मनी डिफ़िकल्टी हो जाएगी, नहीं कर पाएंगे। अगर इनको कुछ पैटर्न आप दे दें और कहा जाए कि इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें कि इनकी नेचर, नौइयत क्या है, तो नहीं कर पाएंगे और मुश्किल फील करेंगे। अगर मैथ के कुछ फैक्ट्स उनको कहा जाए कि इनको याद करें, रिमेंबर करें, तो याद नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ मेंटल मैथ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो ये सारे के सारे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और क्वेश्चंस और इस तरह के रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इनसे रिलेटेड जो बच्चे होते हैं और प्रॉब्लम फेस करते हैं, इस लर्निंग डिसेबिलिटी को कहा जाता है डिसकैल्कुलिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिसे कहा जाता है APD, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। APD कहते हैं इसे। ये क्या है? ऑडिटरी आप जानते हैं कि ये सुनने से ताल्लुक़ रखता है, और ये जो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स है APD, इसके जितने भी पेशेंट कह लें या जितने भी प्रॉब्लमेटिक लोग होते हैं या बच्चे होते हैं ख़ास तौर पर, वो डिफ़िकल्टी फील करते हैं कि साउंड प्रोसेसिंग के हवाले से, यानी जो आवाज़ होती है उसको प्रॉपर प्रोसेस नहीं कर सकते, और इसमें कंफ्यूज होते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ साउंड जो है उसमें मुश्किल फील करते हैं, और फ़िल्टर नहीं कर पाते, अनेबल होते हैं, फ़िल्टर नहीं कर पाते डिफरेंट साउंड्स को। यानी डिफरेंट जो साउंड्स आ रही हैं वो उसको जब सुनते हैं तो उसको प्रॉपर फ़िल्टर नहीं कर पाते, यानी उनको समझ नहीं पाते कि ये साउंड किसकी है, कहाँ से आ रही है, तो उसमें डिफरेंस नहीं कर पाते। मसलन अगर हम कहें कि एक टीचर पढ़ा रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, उसकी वॉइस है, और उसके मुकाबले में कोई शोर भी साथ आ रहा है, बैकग्राउंड नॉइज़ भी है, यानी कहीं से शोर भी आ रहे हैं और साथ टीचर भी पढ़ा रहे हैं, तो ये बच्चे दोनों को फ़र्क नहीं बताएगा, डिफरेंस की समझ नहीं आएगी इनको, यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो ये प्रोसेस जो है, ये जो इशू है, इसको कहते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स APD। ये भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। और इन APD ब्रेन जो होता है, ब्रेन मिस इंटरप्रेट्स द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड प्रोसेस फ्रॉम द ईयर, यानी जो आवाज़ आ रही है, वो जो चीज़ जा रही है आपके जहन तक, ब्रेन तक, इंफॉर्मेशन, उसको प्रॉपर रिसीव करना, उसको प्रोसेस करना
प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता। इसे कहते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स। तो ये भी हमने देख लिया। 5वें नंबर पे हम बात करेंगे जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसे कहते हैं नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी। ये क्या होती है? एक्चुअली हम इसे कहते हैं NVLD, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी। और ये किसी भी इंडिविजुअल की इनएबिलिटी टू स्पीक होती है, यानी कि वो बात नहीं कर सकता। स्पीकिंग जो है उसमें वो प्रॉपर जो है उसकी एबिलिटी नहीं होती है, उसमें मुश्किल महसूस करता है और वो डिकोड नहीं कर पा रहा होता नॉन वर्बल बिहेवियर और सोशल क्यूज़ को। और इसी तरीके से हम बात करें तो अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज है उसको नहीं समझ पाता, यानी आपके हरकत और सकनात क्या हैं, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, टोन ऑफ वॉइस की समझ नहीं आती उसे, और नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन जितने भी हैं उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो इसे NVLD कहा जाता है, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी। 6ठे नंबर पे अगर हम बात करें तो ये कहलाती है विजुअल परसेप्चुअल, या इसे कहते हैं विजुअल मोटर डेफिसिट। ये क्या चीज़ है लर्निंग डिसेबिलिटी के हवाले से? ये जो लोग होते हैं इनकी पुअर हैंड आई कोऑर्डिनेशन होती है, यानी जो चीज़ वो देख रहे हैं और जो काम कर रहे हैं इन दोनों में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रब्त नहीं होता और मुश्किल फील करते हैं। जैसे हम बात करें तो डिफ़िकल्टी विद पेंसिल्स, यानी अगर वो कुछ लिख रहे हैं या ड्रा कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं तो पेंसिल्स पकड़ी हुई है और क्रेयॉन्स हैं, ग्लू है, सीजर्स है, या दूसरे जितने भी फाइन मोटर एक्टिविटीज़ हैं जो हरकत व सकनात बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड होती हैं उसमें कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होती, हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं होती, उसमें मुश्किल फील करते हैं। और दे मे आल्सो कन्फ्यूज सिमिलर लुकिंग लेटर्स, ट्रबल नेविगेटिंग देयर सराउंडिंग, और इसके साथ साथ डेमोस्ट्रेट अनयूजुअल आई एक्टिविटी, यानी उनकी जो आई एक्टिविटी होती है वो भी यूजुअल नहीं होती बल्कि अनयूजुअल होती है। जब वो पढ़ रहे होते हैं या जितनी भी असाइनमेंट्स उनको दी जाती है, टास्क दिए जाते हैं, उनको कंप्लीट करने की तरफ जाते हैं तो आई मूवमेंट और उसकी जो एक्टिविटी है वो प्रॉपर नहीं होती। इसी तरीके से हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं होती, उसमें डिफ़िकल्टी फील करते हैं। तो इसे कहते हैं विजुअल मोटर डेफिसिट या विजुअल परसेप्चुअल डिसऑर्डर। तो ये भी लर्निंग डिसेबिलिटी की एक टाइप है और कुछ बच्चे इसका शिकार हो सकते हैं और कुछ जो है नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार हो सकते हैं। तो ये कुछ टाइप्स थी जो मैंने आपको बताई हैं लर्निंग डिसेबिलिटी की। आई थिंक अगर टीचर और पेरेंट्स दोनों जानते होते हैं और जो इंस्टीट्यूट है जिसमें वो पढ़ रहे हैं बच्चे और प्रॉपर वहाँ पे इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, वर्कशॉप्स उनको करवाई जाती हैं टीचर्स को और प्रॉपर नॉलेज दिया जाता है, ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, तो ट्रेनिंग्स के बाद वो इस काबिल हो सकते हैं कि इनको शुरू से ही आइडेंटिफाई कर लें कि किस बच्चे में कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो किस लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार है, ताकि उसको ट्रीटेबल बनाया जा सके और ये प्रॉब्लम जो ज़्यादा हो सकते हैं बाद में उसको मिनिमाइज़ किया जाए। आई थिंक आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।